हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो अब हम अपने क्लास 12th के इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है वाटर रिसोर्सेज। तो लेट्स स्टार्ट। यस, तो एज यूजुअल एनसीईआरटी अपना कुछ चीजों की पहले थीम बनाएगा। वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करनी है ना। वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेंगे, है ना। क्या स्कीम्स है, क्या स्टेप्स ले जा रहे हैं, किस वजह से वो पोल्यूट होते हैं, है ना। ए टू जेड वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इंडिया में कितनी है ना। उन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी का तरीका क्या है, थीम बनाता है वो। तो उस थीम के अंदर वो क्या कह रहा है सुन लेते हैं उसको एक बार। यस, डू यू थिंक दैट what exists today will continue to be so, or the future is going to be different in some respects? तो भाई ऐसा क्या होने वाला है, हमेशा सारी चीजें एक जैसी रहने वाली है? कभी नहीं होने वाला ऐसा तो, क्योंकि हमें जानते हैं ना, चेंज इज फॉर एवर। कोई भी चीज कांस्टेंट तो है नहीं, चेंज तो एक कांस्टेंट है ना। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। तो अब हमें आगे इसके अंदर देखना है, इसका मतलब जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास में वो भी क्या कांस्टेंट नहीं रहेंगे, वो भी चेंज होते रहेंगे, वो भी डिप्लीट होते रहेंगे, नए बनते रहेंगे, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इट कैन बी सेड दैट विद सम सर्टेनिटी दैट द सोसाइटीज विल विटनेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, geographical shift of population, technological advancement, degradation of environment and water scarcity। तो इन सारी चीजों के अंदर अगर अपन देखें तो चेंजेस आने ही आने हैं ना। चाहे वो आप बात कर लें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, है ना। हर एक कंट्री में, जैसे अभी इंडिया के अंदर देखें, बिलो 35 की एज में ऐसा कहा जा रहा है कि 60% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35 है ना। तो अगर अपन ऐसा देखते हैं कि एवरेज जो एज है 35-40 के अंदर 60% लोग आ रहे हैं, तो क्या ये हमेशा रहने वाला है? नहीं। अभी ये हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको हमें यूटिलाइज करना होगा, अदरवाइज हम भी एक दिन जापान वगैरह की कंडीशन में आ जाएंगे जहां पे एल्डरली लोग ज्यादा है ना। फिर उसी तरीके से ज्योग्राफिकल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखें, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट देखेंगे, और वाटर स्कैरसिटी देखेंगे। ये सब भी क्या है हमारे पास में कांस्टेंट काम है, ये सब चीजें चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहता है। वाटर स्कैरसिटी इज पॉसिबली टू पोज the greatest challenge on account of its increased demand coupled with shrinking supplies due to overutilization and pollution। तो क्या क्या रीजंस हैं वाटर स्कैरसिटी होने के, तो उसके लिए क्या बताएं। पहली बात तो इंक्रीज डिमांड है ना। डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज डिमांड, है ना। श्रिंकिंग सप्लाई ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन, सप्लाई कम होती जा रही है ना। यूटिलाइजेशन जितने की नीड नहीं उससे ज्यादा हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और एक पॉल्यूशन, ये भी इसका रीजन है। तो तीन यहाँ पे मेजर रीजन हमें बताए हुए हैं किसके, वाटर स्कैरसिटी के, कि क्या रीजन है जिनकी वजह से वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। ओके, वाटर इज द साइक्लिक रिसोर्स विद अबंडेंट सप्लाईज ऑन द ग्लोब। साइक्लिक रिसोर्स है मतलब रिचार्ज होता रहता ही है ना। अबंडेंट सप्लाईज ऑन द ग्लोब, तो ग्लोब के अंदर इसकी बहुत ज्यादा सप्लाई है, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 70% से भी ज्यादा, 70% से भी ज्यादा जो हमारे पास में अर्थ पे क्या है, वाटर है ना। लैंड मास कम है, वाटर ज्यादा है वहां पे। ओके, अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद इट, बट फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर। तो हमने अभी बात कर ली कि 71% से भी ज्यादा क्या है हमारे पास में वाटर अवेलेबल है ना अर्थ पे, लेकिन केवल 3% की बात की जाए तो वो क्या है हमारे पास में, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 3% ही है। Okay. In fact, a very small proportion of fresh water is effectively available for human use. The availability of fresh water varies over space and time. That tensions and disputes on sharing and control of this scarce resource are becoming contested issue among the communities, regions, and states. The assessment, efficient use, and conservation of water therefore become necessary to ensure development. Okay. तो यहाँ पे हमें बताया गया कि वाटर स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम आ रही है उसके क्या रीजंस क्या हैं और उसके वजह से इन फ्यूचर क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यस, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इट्स जो, तो क्या क्या हम बात करने वाले हैं, वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इट्स ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्टोरल यूटिलाइजेशन एंड मेथड्स ऑफ इट्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का फर्स्ट हाफ किसके अंदर आ रहा होगा, वाटर रिसोर्सेज में, देन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है और कैसा वाटर अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, सरफेस वाटर के फॉर्म में, है ना, रिवर्स वगैरह, लेक्स और सब। फिर सेक्टोरल यूटिलाइजेशन, कौन सा सेक्टर कितना यूटिलाइज कर रहा है, चाहे डोमेस्टिक सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, वो सब।
देन मेथड्स ऑफ इट्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, मैनेजमेंट इसको कैसे किया जा सकता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो ताकि, है ना, जिससे हम वाटर की स्कैरसिटी जल्दी फेस ना करें। ओके, तो वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के अंदर बात की जा रही है। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। इंडिया के पास में कितना है? 2.45% है वर्ल्ड का ना। ओके, 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज, वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज 4% है। अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितना है? 16%। अब देखो ये यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि पॉपुलेशन तो वर्ल्ड का 16% है, लेकिन हमारे पास में वाटर रिसोर्सेज वर्ल्ड के कितने हैं? केवल 4% ही है, ठीक है ना, 4% ही हमारे पास में है। ओके, द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम precipitation in the country in a year is about 4,000 cubic kilometer. The availability from surface water and replenishable groundwater is 1,869 cubic kilometer. Out of this, only 60% can be put to beneficial uses. Thus, the total utilizable water resource in the country is only 1,122 cubic meter. सारा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि हमारे पास में जितना वाटर अवेलेबल है ना, उसके अंदर से कितना हम यूटिलाइज करने लायक है ना। 60% है ना जो हमारे पास में जितने रिसोर्सेज है सबका मिला लें, 60% क्या है? यूटिलाइजेशन के लायक है, यानी वो लगभग कितना आ रहा है? 1122 क्यूबिक किलोमीटर आ रहा है। ओके, तो अब हमारे पास में यूटिलाइजेबल वाटर तो इतना ही है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर में देखा जाए तो वाटर रिसोर्सेज तो हमारे पास में पूरे वर्ल्ड का तो 4%, और पॉपुलेशन कितना है फीड करने के लिए? 16%। तो यहाँ पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम वाटर कैसे अवेलेबल करवा पाए सो दैट कि इफेक्टिव हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हमें ना देखनी पड़े। यस, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, अब जो बात की जा रही है सरफेस वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात होगी यहाँ पे। यस, देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर, दीज आर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। ठीक है, सरफेस वाटर के अंदर हम कौन कौन से वाटर को काउंट करेंगे? हम रिवर्स के वाटर को, लेक्स को, पॉन्ड्स को और टैंक्स को, इन सारे चारों रिसोर्सेज को हम सरफेस वाटर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे कैसे अवेलेबल है हमारे पास में। इन द कंट्री देयर आर अबाउट 10,360 रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज longer than 1.6 kilometer each. The mean annual flow in the river basins in India is estimated to be 1,869 cubic kilometer. However, due to topographical, hydrological and other constraints, only about 690 cubic kilometer, that is 32% of the available surface water can be utilized. देखिए, बात तो कुल मिला के ये है कि 10,000 से ज्यादा हमारे पास में रिवर्स हैं, है ना, उनके अंदर कितना कितना क्यूबिक किलोमीटर वगैरह सारा कुछ उनका एरिया है ना, जितना हमारे पास में उनका रिवर बेसिन का एरिया है, उसको अगर अभी हम यहाँ पे काउंट ना करें, है ना, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो उनका 32% जो है ना हमारे पास में, वो क्या है? यूटिलाइज करने लायक है। तो हमें ये ध्यान रखनी है, इतनी सारी रिवर्स में से, ठीक है, 10,000 प्लस रिवर्स में से 32% वाटर ही हम इनका यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, वाटर फ्लो इन अ रिवर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। तो देखो, वाटर फ्लो हम कैसे डिसाइड करेंगे? भाई बारिश उस एरिया में कितना हो रही है, उसका कैचमेंट एरिया कितना है ना, और उसके अंदर अगर हम बात करें कि उसका रिवर बेसिन कितना है, उसमें कितनी सारी रिवर्स आकर गिर रही है, उसमें कितना वाटर वगैरह इनफ्लो आउटफ्लो है, सारा कुछ, है ना। यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11 टेक्स्ट बुक इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट दैट precipitation in India has very high spatial variation and it is mainly concentrated in monsoon season. ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं वहां पे कि हमने देखा है कि precipitation जो होता है वो मॉनसून बेस्ड है ना। इंडिया के अंदर मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर है, और जो सारी रिवर्स के अंदर भी वाटर हम देखते हैं कि एम्पल अमाउंट में तभी हमें देखने को मिलता है जब मॉनसून सीजन होता है ना। तो उस टाइम पे हमारे जितने भी डैम्स वगैरह हैं, रिजर्वायर्स हैं, पॉन्ड्स है, सब में फुल वाटर का स्टॉक हो जाता है। उसके अलावा जो बारिश होती है वो इतनी कम होती है कि वो हमारे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को रिचार्ज नहीं कर पाती। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमने जो मॉनसून टाइम में जितना वाटर को रिचार्ज किया था या हमारे रिसोर्सेज में आया था, उसी को हमें पूरा थ्रू आउट द ईयर यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बात आ गई है कि जो भी रिवर के अंदर वाटर फ्लो आ रहा है, ठीक है, या जो कैचमेंट एरिया में, रिवर बेसिन में जो भी हमारे पास में रिसोर्स हमारे रिचार्ज हो रहा है, वो सिर्फ कब होता है? मॉनसून सीजन के अंदर ही हो पाता है।
You also have studied in the textbook that some of the rivers in the country like Ganga, the Brahmaputra and the Indus have huge catchment areas. तो इंडस रिवर जो है ना, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्रह्मपुत्र है एंड गंगा रिवर, ये तीनों जो रिवर्स हैं ह्यूज कैचमेंट एरिया वाली है, मतलब सबसे ज्यादा अगर आप देखें ना, क्योंकि तीनों मेजर रिवर्स के अंदर आ रही हैं और इनका कैचमेंट एरिया क्या है, बहुत बड़ा है, इसीलिए ये जो पॉपुलेशन को कैटर करती हैं लार्ज सेक्शन को यहाँ पे कैटर कर रही होंगी ना, तो ह्यूज कैचमेंट एरियाज वाली है हमारे पास रिवर्स. Given that precipitation is relatively high in the catchment areas of the Ganga, the Brahmaputra and the Barak rivers, these rivers, although accounts for only about 1/3 of the total area in the country, has 60% of the total surface water resources. मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र है, गंगा है और इंडस है, ये तीनों रिवर्स जो है ना, इनका ह्यूज कैचमेंट एरिया है. तो ह्यूज कैचमेंट एरिया होने का मतलब क्या हुआ कि ये रिवर्स जो है ना, मतलब फ्लो तो एक लिमिटेड पार्ट के अंदर ही कर रही होगी, लेकिन ये क्या कर रही होगी, लार्ज पॉपुलेशन को कैटर कर रही होगी, मतलब इनके ऊपर बहुत बड़ा पॉपुलेशन का सेक्शन जो होगा डिपेंडेंट होगा, है ना. तो यहाँ पे यही बात दी हुई है, ये ओनली इंडिया के 1/3 एरिया के अंदर ही फ्लो करती हैं, लेकिन 60% ऑफ द टोटल सरफेस रिसोर्सेज इनके अंदर है ना. तो 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर का रिसोर्स इनके पास में है. तो अब देखो हो क्या रहा है, अगर इनके अंदर पूरे इंडिया का 60% ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, कौन सा, सरफेस वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं मैं ना, क्योंकि रिवर्स अपने आप में कौन सा है, सरफेस वाटर वाली कैटेगरी के अंदर ही हम बात करते हैं. तो अगर मैं वाटर रिसोर्सेज रिवर के लिए कहूं तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है सरफेस के लिए बात कर रहे हैं सर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 60% ऑफ सरफेस वाटर तो इन 3 रिवर्स के अंदर ही आ जाता है ना. तो हमें ये चीज को समझना है कि पॉपुलेशन का बड़ा सेगमेंट किन के आसपास रह रहा होगा, इन्हीं के आसपास रह रहा होगा, ये मेजर सेक्शन को ये है ना कैटर कर रहे होंगे. मच ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो इन द साउथ इंडियन रिवर्स like the Godavari, the Krishna and the Kaveri has been harnessed, but it is yet to be done in the Brahmaputra and the Ganga basin. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि सदर्न रिवर्स जो है ना, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है, इनके अंदर क्या है कि इनके बेसिन को यूटिलाइज काफी किया जा चुका है. लेकिन अगर हम नॉर्थ के अंदर जो रिवर्स हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र की बात करें या फिर हम गंगा की बात करें, तो इन रिवर्स में अभी क्या है, इनके बेसिन को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया गया है ना, तो अभी भी यूटिलाइजेशन का पोटेंशियल यहाँ पे है. यस, तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं. द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर. द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन्स लाइंग इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया. देखो यहाँ पे क्या है, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, है ना, ये हमारे पास में साउथ इंडिया वाला सेक्शन है और इधर नॉर्थ की बात कर रहे हैं. देखो इधर जो पूरा जो पार्ट आ रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है और यहाँ पे आ रहा है हमारा साउथ वाला पार्ट. ओके, तो अगर हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ के अंदर जैसे यहाँ पे आ रहे हैं स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, ना यूपी, ये वाले को जो पार्ट है वेस्टर्न यूपी वाला जो मैं ले रहा हूँ, है ना, थोड़ा राजस्थान वगैरह के भी पार्ट, इनके अंदर क्या है, ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूटिलाइज किया जा चुका है ना. क्या हम बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर की, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन इन स्टेट्स में ज्यादा हुआ है, तो हमने क्या कहा, नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन में इनका काफी यूटिलाइजेशन हो गया. ओके, देन फिर यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, बात यहाँ पे नेक्स्ट की जा रही है साउथ वाले पार्ट की. तो इस साउथ वाले सेक्शन में भी क्या है, देखो रिवर बेसिन जो थे ना हमारे पास में, उनका अच्छा यूटिलाइजेशन हो चुका है. तो अच्छा यूटिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद में डिपेंडेंट किसके ऊपर रहेंगे, ग्राउंड वाटर के ऊपर. तो ये फिर क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन यहाँ पे भी ज्यादा हुआ है. तो साउथ का और नॉर्थ वेस्ट का जो आपके पास में पार्ट है इंडिया में, वहाँ ग्राउंड वाटर का भी यूटिलाइजेशन ज्यादा हुआ है. जो आप सेंट्रल में या नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप कम देखेंगे, वहाँ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज अभी भी काफी अच्छी कंडीशन में. यस, ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु. However, there are states like Chhattisgarh, Odisha, Kerala, which utilize only small proportion of their groundwater potentials. Okay, तो यहाँ पे देखो अभी हमने जिनकी बात कही थी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसी के अंदर आ रहे थे. नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, हरियाणा, यूपी का और थोड़ा राजस्थान का पार्ट भी आ जाएगा इधर. यहाँ पे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रखा है. साउथ के अंदर बात की जाए तो मेनली यहाँ पे कौन, तमिलनाडु का. ठीक है, तमिलनाडु के अंदर भी काफी यूटिलाइजेशन हो चुका है. थोड़ा कर्नाटका के अंदर भी आप ये प्रॉब्लम देखेंगे, है ना, क्योंकि कर्नाटका में भी अभी रिसेंटली आपने सुना होगा बेंगलोर के अंदर वाटर क्राइसिस खड़ा हो गया था, तो ये प्रॉब्लम वहां पे भी है.
है ना, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन ओवर हो चुका है। इतना ओवर यूटिलाइजेशन करने की वजह से वहां पे वाटर इतना ज्यादा डेप्थ में जा चुका है कि अब वहां पे आप देख रहे हो कि लोगों को पीने के लिए पानी भी बहुत मतलब है ना मुश्किल से मिल पा रहा है। यस, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला इन्होंने कम यूज किया। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है हमारे सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट वाला थोड़ा सा पार्ट है ना, जो उधर की तरफ आने लग गए। और केरला है जो साउथ के अंदर एक ऐसा स्टेट है जिसने भी अपना यूटिन प्रोपोर्शन है ना वो बहुत कम यूटिलाइज किया है। यस, तो ये रहा हमारे पास में यहाँ पे रिवर बेसिन के बारे में बात की जा रही थी। कौन कौन सा रिवर बेसिन है मेजरली, अभी हमने किनके इनके बारे में बात कही थी। एक हमने इंडस के बारे में पहले बात कही थी, ये रहा हमारा इंडस वाला, एक ये रहा गंगा वाला, और इधर ये रहा ब्रह्मपुत्र वाला। ठीक है, इन तीनों का यूटिलाइजेशन जो है कम हुआ है, लेस यूटिलाइज्ड। ओके, यहाँ पे ये जो आपके पास में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह ये सब आ रहे हैं। ये रहा गोदावरी, कृष्णा, है ना, फिर इधर कावेरी, है? ये जो सेक्शन है आपके पास में महानदी वगैरह वाला भी आप मान सकते हो। ये वाला जो पूरा है ना, इनका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रखा है ना, कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रखा है अप्रोक्सीमेटली, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। नेक्स्ट इसके अंदर हमें क्या बताया, जैसे इंडस का बेसिन कहाँ कहाँ पे, इंडस का बेसिन यानी इंडस और उसकी जो साथ साथ की जो रिवर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे चलती है, ये इंडस का पूरा बेसिन। इसी तरीके से ये अलग अलग हमें बताया। फिर ये पूरा गंगा का बेसिन, गंगा के अंदर जो जो रिवर्स जाकर के जिससे मिलने वाली है वो वाली भी इसी के अंदर आ जाएंगी। फिर इसी तरीके से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। तो ये तीनों हमारे पास में अलग आ गए जो अभी अंडर यूटिलाइज्ड है या लेस यूटिलाइज्ड है। ये हैं जिनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन हम कह सकते हैं हो चुका है। हालांकि यूटिलाइजेशन तो चल ही रहा है लेकिन फुल यूटिलाइजेशन इनका हो चुका है, ये मान सकते हैं ना। ओके, अब उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो डार्क हाईलाइट किया हुआ है ना, ठीक है, डार्क हाईलाइट किया हुआ है वो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग है ना। ये सारी जो डार्क है ना वो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग है, यानी ये अरेबियन सी के अंदर जा रही है। वेस्ट मतलब अरेबियन सी, सब अरेबियन सी में जा रही है। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास में लाइट वाली है, ये गंगा वगैरह जा रही है, द ब्रह्मपुत्र आ रही है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आ रही है। ये सब क्या है, बे ऑफ बंगाल में आने वाली है। देखो यहाँ बे ऑफ बंगाल, ये सब क्या है, बे ऑफ बंगाल में आने वाली है। ये सारी क्या है, अरेबियन सी में जाने वाली है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जाने वाली रिवर्स के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि इंडिया में जो रिवर सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जा रहा है बे ऑफ बंगाल में और एक जा रहा है हमारा अरेबियन सी के अंदर। ओके, तो ऐसा भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए, yes, states like Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Tripura and Maharashtra are utilizing their groundwater resources at a moderate rate. ठीक है, इनके अंदर क्या है, मॉडरेट रेट के ऊपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। यूपी को आप यहाँ पे मॉडरेट में इसलिए रख रहे हो क्योंकि इसका वेस्टर्न सेक्शन है ना, वहाँ पे तो यूटिलाइजेशन काफी अच्छा है। बाकी जो आप ईस्टर्न की या सेंटर वाले यूपी की बात करोगे तो वहाँ यूटिलाइजेशन मॉडरेट है ना। If the present trend continues, the demand for water would need the supplies, and such situation will be detrimental to development and can cause social upheaval and disruptions. Okay, तो ये हमें बताया हुआ है कि यहाँ पे देखो अगर इसी तरीके से हम ओवर यूटिलाइज करते रहेंगे ना, ऐसा यूटिलाइजेशन से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि अभी तो हमारे पास में वाटर रिसोर्सेज हमारा काम चला रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमारी डिमांड को वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और रिसोर्सेज भी धीरे धीरे रेप्लेनिश होते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो, तो एक दिन हमारे पास में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा क्योंकि वाटर के बिना कुछ भी नहीं है ना। सारा एग्रीकल्चर, सारी इंडस्ट्रीज, इवन ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है ना वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे पास में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है अगर हमने इसका अभी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं किया तो। Okay. Next are lagoons and backwaters. India has very vast coastline and the coast is very indented in some states. Due to this, a number of lagoons and lakes have formed. The states like Kerala, Odisha and West Bengal have vast surface water resources in these lagoons and lakes. Although water is generally brackish in these water bodies, it is used for fishing and irrigating certain varieties of paddy crops, coconut, etc. लगून्स एंड बैकवाटर की बात की जा रही है। लगून्स क्या होते हैं, देखो जो, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर बड़ी कोस्ट लाइन है ना, बड़ी कोस्ट लाइन होने से बेनिफिट क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इंडिया का ये वाला जो सेक्शन है ना, अरेबियन सी के पास में जो हम वेस्ट वाली पार्ट की बात करें, वेस्ट कोस्ट की बात करें, और ये जो हम ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं, तो ईस्ट कोस्ट के अंदर तो एक तो हमें ओडिशा देखने को मिल रहा है ना, फिर यहाँ पे हमें वेस्ट बंगाल देखने को मिल रहा है, और इधर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, केरला देखने को मिल रहा है। ये स्टेट्स बड़े फेमस हैं किसके लिए, लगून्स के लिए।
अब लगून्स क्या होता है, हमारे पास में एक ऐसी लेक्स होती हैं जिनके अंदर सी का वाटर अंदर की तरफ आ जाता है। बाकी हम आगे लगून्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे ना, मैं आपको काफी सारे लगून्स के बारे में बताऊंगा। सबसे बड़ी और सबसे फेमस आपने लगून का ऐसा लेक का नाम सुना होगा, चिलिका लेक, उड़ीसा के अंदर आती है वो ना। तो केरला के अंदर और यहाँ पे उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर काफी सारी ऐसी लगून्स बनी हुई हैं जिनके अंदर क्या है, ऐसी नेचुरल लेक्स हैं या ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिनके अंदर सी वाटर भी आ रखा है, सॉल्टी वाटर वहां पे आ रखा है। अब वो क्या करती है, हमारे लिए नेचुरल वाटर रिसोर्सेज का काम कर रही हैं। अब उनमें नेचुरल वाटर जो है ना, वो हमारे एग्रीकल्चर में डायरेक्टली काम नहीं आ सकता है, लेकिन वो फिशिंग के तो काम आ सकता है, कुछ इरिगेशन में तो काम आ ही सकता है। कहाँ पे, जिससे पैडी के अंदर काम आ सकता है, कोकोनट में काम आ सकता है, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस फेवरेबल है, वहाँ की सॉइल ऐसी है, तो वहाँ पे ये काम आराम से हो सकता है। इस वजह से लगून्स एंड जो बैक वाटर्स है ना, वो हमें इनके अंदर हेल्प करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। India has traditionally been an agrarian economy, and about two-thirds of its population have been dependent on agriculture. Hence, development of irrigation to increase agriculture production has been assigned a very high priority in the 5 years plan, and the multi-purpose river valley project like the Bhakra Nangal, Hirakund, Damodar Valley, Nagarjun Sagar, Indira Gandhi Canal project have been taken up. देखिए, वाटर की डिमांड और यूटिलाइजेशन के लिए हमने क्या किया कि जो हमारे पास में मेजर रिवर बेसिन है उनके ऊपर हमने डैम्स भी बनाए थे। और वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी इतनी क्यों रही, डिमांड इतनी क्यों रही, क्योंकि जब से हम इंडिपेंडेंट हुए है ना, एग्रेरियन सोसाइटी रहे, एग्रीकल्चर के ऊपर हम डिपेंडेंट रहे। और फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या थी, फूड सिक्योरिटी, यानी इंडिया के अंदर इंडिया के कंजप्शन के लायक फूड हम खुद प्रोड्यूस कर पाए। उसके लिए क्या किया गया कि है ना, इरिगेशन के ऊपर फोकस किया गया था कि हमें अगर इंडिपेंडेंट बनना है, अगर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फूड खुद को उगाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छा करना पड़ेगा। उसी के लिए डैम्स बनाए गए ताकि वाटर सप्लाई हमारे पास में कांस्टेंट रहे, डोमेस्टिक यूज के लिए भी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए भी, है ना। तो इसी वजह से क्या किया गया कि जो रिवर्स थी उनके अंदर ना, उनके वाटर को यूटिलाइज करके इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट्स नए बनाए गए थे है ना इन रिवर्स के ऊपर, जिनको क्या नाम दिया गया था, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स जो थे, है ना, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो थे, क्योंकि ये रिवर की वैलीज में बनाए जाएंगे, वहीं पे डैम बनेंगे, है ना। तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स जो ये थे वो कौन कौन से थे इनिशियल, अगर हम बात करें तो एक तो भाखरा नांगल, जिसका नाम आपने काफी सुना होगा, हीराकुंड डैम, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैव बीन टेकन अप, है ना। ओके, in fact india's water demand at present is dominated by irrigational needs। ठीक है, यहाँ से एक चीज हमें ये पता लग रही है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर वाटर डिमांड करने वाला कोई सेक्शन है, कोई सेक्टर है, तो वो कौन सा है, इरिगेशन वाला, है ना। इरिगेशन के अंदर हमारी सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कह दिया, एग्रीकल्चर हमारे, चाहे हम ग्राउंड वाटर की बात करें चाहे हम सरफेस वाटर की बात करें, सबसे ज्यादा कंजप्शन कौन करवाता है, एग्रीकल्चर करवाता है। इट अकाउंट्स फॉर 89% ऑफ द सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के रिसोर्सेज में 89% वाटर किस में जा रहा है, एग्रीकल्चर में। 92% ऑफ द ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर का 92% किस में जा रहा है, एग्रीकल्चर में जा रहा है। तो कितना ज्यादा एग्रीकल्चर हमारा पानी को यूटिलाइज कर रहा है। While the share of industrial sector is limited to 2% of the surface water utilization and 5% of groundwater, है ना। While the share of industrial sector, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर सरफेस वाटर का कितना ले रहा है, सिर्फ 2% ले रहा है ना, और ग्राउंड वाटर का कितना ले रहा है, 5% ले रहा है। मेजरली तो आप देखो ना कौन ले गया, एग्रीकल्चर लेके चला गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बहुत कम ले रहा है, सरफेस का तो सिर्फ 2% और ग्राउंड वाटर का सिर्फ 5%। द शेयर ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर इज हायर, 9% इन द सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन एज कंपेयर टू ग्राउंड वाटर। ठीक है, और डोमेस्टिक सेक्टर या जो अभी हम बात करें वो कितना ले रहा है, 9% यूटिलाइज कर रहा है सरफेस वाटर का। ठीक है, सारे फैक्ट्स हमें ये ध्यान नहीं रखने, हमें ये याद रखना है, मोटा मोटा एक आइडिया ये रखना है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है अप्रोक्सीमेटली 90%, है ना, अप्रोक्सीमेटली 90% जो वाटर है ना, क्योंकि ग्राउंड वाटर में 92 है, सरफेस में 89 है, तो अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर कौन यूज कर रहा है हमारा, कौन यूज कर रहा है हमारा, एग्रीकल्चर यूज कर रहा है। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 2 to 5% यूज कर रहा है, ऐसा हमें ध्यान रखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टोटल वाटर यूटिलाइजेशन इज मच हायर देन अदर सेक्टर्स। However, in future with development, the shares of industrial and domestic sector in
कंट्री आर लाइकली टू इंक्रीज। ओके, तो क्या हमें बताया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा पानी का यूटिलाइजेशन कर रहा है और दूसरे सेक्टर्स भी है, उनके अंदर भी धीरे धीरे वाटर की डिमांड ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में और भी कर जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। In agriculture, water is mainly used for irrigation. Irrigation is needed because of spatio-temporal variability in rainfall. ठीक है, रेनफॉल है ना पूरे इंडिया के अंदर एक जैसा नहीं है, है ना, रेनफॉल के पैटर्न अलग अलग है। मॉनसून जब पूरे इंडिया के अंदर आता है तो कहीं पे ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम होती है ना, और हर जगह पे अलग अलग टाइम पे मॉनसून हिट करता है और रिट्रीट भी अलग अलग टाइम पे करता है। तो इसी वजह से हम क्या देख रहे हैं, मॉनसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रेनफॉल होता है, वो क्या एकदम हमारे पास में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसी वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, यस, द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ कंट्री आर डेफिसिट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेटू कॉन्स्टिट्यूट सच एरियाज। ठीक है, ज्यादातर एरिया क्या है, डेफिसिट इन रेनफॉल फेस करता है और ड्रॉट प्रोन है ना। कौन से पार्ट की, जैसे हम नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें इंडिया की, या डेक्कन प्लेटू की बात करें, देखिए सारे पार्ट में पहली बात तो एक जैसी रेन नहीं हो रही है, तो मतलब रेन डेफिसिट तो वो है ही है ना। दूसरी बात, ड्रॉट प्रोन भी है, वहां पे थोड़ी सी कम बारिश होगी तो ड्रॉट वाली कंडीशन बन जाएगी। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की आप बात करो, राजस्थान की आप बात करो, तो वहां पे यही कंडीशंस बनी हुई रहती हैं, है ना। वैसे ही आप बात करो डेक्कन प्लेटू की, डेक्कन प्लेटू भी क्या है, रेन शेडो रीजन के अंदर आ जाता है, तो वहां पे कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि वहां अगर थोड़ी सी बारिश भी कम हुई तो ड्रॉट वाली कंडीशन बनने लग जाएगी, क्रॉप फेलियर की कंडीशन आ जाती है। इसी वजह से इरिगेशन की रिक्वायरमेंट इन एरियाज में ज्यादा रहती है। विंटर एंड समर सीजन आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट। ठीक है, विंटर और समर भी क्या रहते हैं, मोर और लेस ड्राई रहते हैं इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हेंस डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट अश्योर्ड इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। अब देखो विंटर सीजन में पूरे इंडिया के अंदर बारिश नहीं होती है, अभी मॉनसून रिट्रीट करते हुए कहाँ पे, तमिलनाडु वाले सेक्शन या फिर कोस्टल रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश, थोड़ा है ना, कर्नाटका वगैरह, इनमें थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है। लेकिन अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर मॉनसून रिट्रीट होने के बाद में कोई बारिश का नहीं है, तो एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंट किस पे होंगे, इरिगेशन पे, अदरवाइज उनका क्रॉप फेलियर हो जाएगा, है ना। इसीलिए इवन इन द एरियाज of ample rainfall like West Bengal and Bihar, breaks in monsoon or its failure creates dry spell detrimental for agriculture। तो अब होता क्या है, जैसे मान लो बिहार है और वेस्ट बंगाल है, वहां पे तो क्या अच्छी बारिश होती है, लेकिन मानसून ब्रेक आता है जिसमें मान लो 5-10 दिन की अगर बारिश नहीं हुई, तो उतने में क्या है कि क्लाइमेट इस तरीके का है कि वहां पे क्रॉप फेलियर होने के चांसेस हो जाएंगे। आपको इसीलिए इरिगेशन एज अ बैकअप ऑप्शन चाहिए होता है कि अगर उस स्पेल के अंदर थोड़ा पानी की रिक्वायरमेंट रही, बारिश नहीं हुई है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन से वहां पे वाटर देना पड़ेगा, सो दैट कि हमारी क्रॉप सस्टेन कर जाए, सर्वाइव कर जाए। इसीलिए हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, चाहे जहां पे आपकी बारिश अच्छी क्यों ना हो रही हो। वाटर नीड फॉर सर्टेन क्रॉप्स ऑल्सो मेक्स इरिगेशन नेसेसरी। फॉर इंस्टेंस वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस, सुगर केन, जूट इज वेरी हाई इन विच कैन बी मेट ओनली थ्रू इरिगेशन। अब देखो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है ना, उनके ऊपर भी क्या हमारा फोकस ज्यादा है, जैसे राइस का प्रोडक्शन, शुगर केन का प्रोडक्शन, जूट का, तो इनके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, जो सिर्फ मानसून से फुलफिल नहीं हो सकती है, आपको इरिगेशन करना ही करना पड़ेगा, है ना। जैसे राइस के अंदर लगभग 90 डेज तक आपको पानी रखना पड़ता है ना, अप्रोक्सीमेटली नी हाइट तक आपको पानी रखना पड़ता है, इतना इतना। तो वो अब कब हो पाएगा, वो तभी हो पाएगा ना, सिर्फ रेनफॉल से तो होगा नहीं। रेनफॉल में जैसे मानसून ब्रेक आ गया या रेनफॉल कभी अच्छी नहीं हुई, तो आपका पूरा पूरा क्रॉप का फेलियर हो सकता है उस रीजन में, है ना। कभी मानसून मान लो अपनी कैपेसिटी का पूरा नहीं बारिश किया, तो किसी भी रीजन से क्रॉप का फेलियर को बचाने के लिए आपको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। यस, नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। इट हैज आल्सो बीन फाउंड दैट इरिगेटेड लैंड्स हैव हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देन अनइरिगेटेड लैंड। ठीक है, तो इरिगेशन के लिए बता दिया ना कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग भी उसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है ना। और अनइरिगेटेड लैंड के अंदर और इरिगेटेड लैंड में आप कंपैरिजन करो तो इरिगेशन जहाँ पे होगा वहाँ प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आएगी। अनइरिगेटेड मतलब जहाँ पे सिर्फ मानसून के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। भाई बारिश हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, नहीं हुई तो थोड़ी क्रॉप का फेलियर हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। इरिगेशन है तो आप बराबर पानी नहीं दे पाओगे जब भी रिक्वायरमेंट है, तो उससे क्या होगा, आपका क्रॉप का फेलियर होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, फर्दर द हाई यील्डिंग varieties of crops need regular moisture supply which is made possible
only by developed irrigation systems. In fact, this is why that green revolution strategy of agricultural development in the country has largely been successful in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. अब देखिए हम जिन सीड्स को प्रमोट करते हैं जिनको HYV कहते हैं, हाई यील्ड वेराइटीज, है ना, ये हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स जो हैं, अब इनके अंदर क्या होता है, रेगुलर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट रहती है जी, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, रेगुलर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। तो तभी तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में ही वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया गया जहाँ पे हाई मॉइस्चर कंटेंट को रख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, है ना। तो वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी या ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर एम्पल अमाउंट में होना चाहिए। वो कौन से एरियाज थे इंडिया के? पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट। तो इन सारे एरियाज के अंदर ही आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करने की फैसिलिटीज थी, यानी इरिगेशन की फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई हाई यील्ड वेराइटीज को जब हम प्रमोट करते हैं, उनका यूटिलाइजेशन हम देखते हैं, तो हमें वहां पे इरिगेटेड लैंड की ही रिक्वायरमेंट रहती है। इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मोर देन 85% ऑफ देयर नेट्स ऑन एरिया इज अंडर इरिगेशन। तो 85% पे तो क्या है, मोर देन 85% क्या है, इरिगेशन से ही हो रहा है। यानी सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंडेंट कितना है, लेस देन 15%, 10 to 15% पे ही वो बारिश पे डिपेंडेंट है, बाकी तो उनका फिक्स है कि इतना इरिगेशन के अंदर ही अपन काम करेंगे। Wheat and rice are grown mainly with the help of irrigation in these states. पंजाब हरियाणा के अंदर अगर आप देखो तो व्हीट एंड, है ना, पैडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है। वो क्यों? क्योंकि वहां पे मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन किया जा सकता है, उनको उसका प्राइस भी अच्छा मिलता है व्हीट एंड पैडी का। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि इन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। ऑफ द टोटल नेट इरिगेटेड एरिया 76.1% इन पंजाब एंड 51.3% इन हरियाणा आर इरिगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो इतना इतना देखो आप, मोर देन 50% क्या है, एक में तो 75% से भी ज्यादा पंजाब में, हरियाणा में 50% से भी ज्यादा क्या है, वेल्स पर डिपेंडेंट है या ट्यूबवेल पर डिपेंडेंट है। दिस शोज दैट दीज स्टेट्स यूटिलाइज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल व्हिच हैज रिजल्टेड इन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन दीज स्टेट्स। तो अब देखो कहीं पे अगर इतना ज्यादा वाटर का यूटिलाइजेशन, ग्राउंड वाटर का, सरफेस वाटर का इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा इरिगेशन के अंदर, तो क्या होगा, वहां पे ग्राउंड वाटर डिप्लीट होएगा ही होएगा, है ना। कितने टाइम तक? क्योंकि ये तो रिसोर्सेज आपके पास में लिमिटेड है ना, तो अगर आप इनको कॉन्स्टेंटली यूज करते रहोगे तो कभी ना कभी तो आके खत्म होंगे ही होंगे। इसी वजह से पंजाब में और हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे इतना ज्यादा इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, वेल्स पर, ट्यूबवेल्स पर, तो यहाँ वाटर का लेवल जो है लो आ चुका है। The overuse of groundwater resources has led to decline in groundwater table in these states. हम बात कर, in fact, over withdrawal in some states like Rajasthan and Maharashtra has increased fluoride concentration in groundwater, and this practice has led to increase in concentration of arsenic in parts of West Bengal and Bihar. तो देखो ओवर यूटिलाइजेशन जहां जहां पे हुआ है वहां तो पहली बात तो वाटर का लेवल नीचे आ गया है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टेट्स जैसे राजस्थान और यहाँ पे बात की जा रही है महाराष्ट्र की, ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, ग्राउंड वाटर के अंदर फ्लोराइड आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे ही जो वेस्ट बंगाल और बिहार है उनके अंदर आपको आर्सेनिक ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जितना ज्यादा आप ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करोगे, जितना ज्यादा आप नीचे जाओगे, वहां आपको क्या मिलेगा, वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज मिलेंगी जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो वाटर को क्या कर देती है, क्वालिटी को खराब कर देती है। आर्सेनिक ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसी तरीके से फ्लोराइड भी एक लिमिट से ज्यादा हार्मफुल है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे ग्राउंड वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन के कॉजेज हैं जो हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज dwindling day by day due to increase in population. The available water resources are also getting polluted with industrial, agricultural and domestic effluents, and this in turn is further limiting the availability of usable water resources. Yes, तो वाटर की जो अब हमारे पास में प्रॉब्लम आ रही है ना, वाटर रिसोर्सेज के साथ में जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो कौन कौन सी है? एक तो पर कैपिटा वाटर, मतलब पर पर्सन के लिए अगर आप देखो ना, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वाटर की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारी वाटर की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वाटर के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, एक तो क्या हो रही है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है ना, ये जो लिखा है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ड्विंडलिंग डे बाय डे, कम होती जा रही है ना। द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक यूज से ये पोल्यूट हो रहे हैं।
है ना। इफ्लुएंट्स जो होते हैं, इफ्लुएंट्स का मतलब क्या है, इनका जो डिस्चार्ज वाटर होता है उसको डायरेक्टली, है ना, विदाउट ट्रीटमेंट के अगर उनके अंदर छोड़ दिया जाएगा रिवर्स में, तो वो क्या करेगा, पूरा रिवर का वाटर पॉल्यूट कर देगा, है ना। ये भी वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस। तो वाटर क्वालिटी या प्योर वाटर हम किसको कहेंगे, जिसके अंदर कोई भी ऐसे अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस ना हो, यानी जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, है ना, नुकसान करने वाली चीजें वो वहां पे ना प्रेजेंट हो। वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट। सच मैटर डिटीरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड रेंडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। तो देखिए क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, है ना, यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, केमिकल आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट आ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। पोल्यूट करने में कौन कौन से मैटर का हाथ है, इन सारे मैटर्स का हाथ है, ठीक है। इससे वाटर की क्वालिटी क्या हो जाती है, डिटीरियोरेट हो जाती है और अनफिट फॉर ह्यूमन यूज हो जाता है ये, है ना। अगर ये सारे ऑर्गेनिजम्स या ये सारे जो मैटर हैं वो मिक्स हो जाएंगे वाटर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर की क्वालिटी को एक तो पहली बार डाउन कर देगा, दूसरा ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं रहेगा ये, है ना, अनफिट फॉर ह्यूमन यूज हो जाएगा। ओके, when toxic substances enter lakes, streams, rivers, ocean and other water bodies, they get dissolved or lie suspended in water. This results in pollution of water, whereby quality of water deteriorates, affecting aquatic systems. Sometimes these pollutants also sweep down and pollute groundwater. The Ganga and the Yamuna are the two highly polluted rivers in the country. Okay. तो अब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे वो क्या करते हैं, लेक्स के अंदर, स्ट्रीम्स में, वाटर में, ओशन में, इन सब के अंदर आ गए, तो उसके पूरे वाटर की क्वालिटी को वो डिटीरियोरेट कर देंगे, एक चीज। दूसरी बात वो क्या करेंगे, कई बार वो, है ना, ग्राउंड वाटर के अंदर भी डिटीरियोरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो नीचे बैठ जाते हैं ना, उसके बाद में ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा गंगा और यमुना के केस में देखा जा रहा है। गंगा और यमुना क्या है, इंडिया की हाईली पोल्यूटेड रिवर्स में से आती हैं। तो वो क्यों हो रही है पोल्यूट, क्योंकि ये सारे जो इफ्लुएंट्स हैं, जैसे अपन ने पहले बात की ना फॉरेन मैटर्स की, तो ये फॉरेन मैटर्स जो है ना उनके अंदर ज्यादा होते जा रहे हैं। जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं वो उसके अंदर डायरेक्टली छोड़े जा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट। गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज की बात की जा रही है, तो इसके अंदर देखो गंगा और यमुना किस तरीके से पॉल्यूटेड होती हैं। अब गंगा रिवर सिस्टम की एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे उसके इंडिपेंडेंटली भी बात करें तो देखिए कि इसके आसपास में कितने सारे टाउन्स आ रहे हैं ना। ये वाराणसी टाउन है, वाराणसी के अलावा अगर हम उसके पहले पहले जितना भी देखें उन सबको भी देखें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से, ओके, ये देखिए गंगा को, पहले तक तो गंगा यहाँ तक तो साफ आ रही है, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे सिटीज शुरू हो जाती हैं, गंगा के ट्रिब्यूटरीज और शुरू हो रही है, तो गंगा के आसपास में ये देखो ये टाउन्स हैं सारे जो ब्लैक डॉट से बनाए हुए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, गंगा के अंदर ही अपना इफ्लुएंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, उसकी वजह से गंगा का जो वाटर है ना वो खराब होता जा रहा है। तो ये यहाँ पे पूरा गंगा का वाटर खराब हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें, कौन सी रिवर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यमुना के लिए बात कर रहा हूँ। यमुना के आसपास में भी अगर आप दिल्ली से देखें तो दिल्ली के अंदर भी वाटर की क्वालिटी यहाँ पे खराब हो जाती है। उसके बाद में इसकी जो ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं उनके आसपास भी टाउन्स हैं, उनके अंदर भी क्या है, वाटर को ट्रीटमेंट किए बिना इसके अंदर छोड़ दिया तो वो पूरा वाटर भी खराब हो गया। तो सारा पुअर क्वालिटी वाटर इनके अंदर आके मिल रहा है। यमुना भी पोल्यूट हो गई, इधर से गंगा आ रही है, ठीक है, ये इधर से गंगा आ रही है, ये दोनों जाकर के जब यहाँ पे मिल गई इलाहाबाद के अंदर, उसके बाद में आगे देखो आप वाराणसी पहुंचते हो और फिर आगे सारी जगह पे, ठीक है, उसके बाद में आगे यहाँ से सारी जगह पे आपको पूरा इंडस्ट्रियल टाउन्स दिखते हैं जो इफ्लुएंट को ऐसे डिस्चार्ज कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, पूरी गंगा का जो वाटर सिस्टम है ना, या जो पूरा बेसिन हम उसको कह रहे हैं वो पोल्यूटेड हो गया है ना। गंगा और यमुना के आसपास के टाउन्स की वजह से या उनके इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक जितना भी वेस्टेज है उसको विदाउट ट्रीटमेंट इन रिवर्स के अंदर रिलीज करने की वजह से पूरा का पूरा जो हम बेसिन कहें वो पोल्यूटेड होने लग गया है। यस, नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। Since there is declining availability of fresh water and increasing demand, the need has arisen to conserve and effectively manage this precious life-giving resource for sustainable development. Okay, तो डिक्लाइन हो रहा है अवेलेबिलिटी का और डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। हमें क्यों वाटर कंजर्वेशन की नीड है ना, तो उसका सीधा सीधा रीजन है कि अवेलेबिलिटी है वाटर की वो डिक्रीज होती जा रही है। फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है
है ना, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है और फ्रेश वाटर की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती जा रही है। इसी वजह से हमें इसको कंजर्व भी करना जरूरी है और इफेक्टिवली मैनेज भी करना जरूरी है। ओके, गिवन दैट वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम सी ओशन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डिसैलिनेशन is considered negligible, India has to take quick steps and make effective policies and laws and adopt effective measures for its conservation. अब देखो, हालांकि 70% से भी ज्यादा वाटर रिसोर्स है पूरे अर्थ के ऊपर, लेकिन वो ज्यादातर ओशंस या सीज के फॉर्म में है ना, उस वाटर को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर है। तो अब जो डिसैलिनेशन का प्रोसेस है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि हम उस प्रोसेस के ऊपर ना जाके जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका अगर हम इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करें, मैनेजमेंट करें, कंजर्वेशन करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यस, besides developing water saving technologies and methods, attempts are also being made to prevent the pollution. There is need to encourage watershed development, rainwater harvesting, water recycling and reuse, and कंजर्वेटिव यूज ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाईज इन लॉन्ग रन। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, एक तो वाटर शेड मैनेजमेंट की जरूरत है ना, वाटर शेड मैनेजमेंट या वाटर शेड डेवलपमेंट की हमें नीड है। देन रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की नीड है, फिर हमें वाटर रिसाइकलिंग की नीड है और रीयूज करने की नीड है ना, रिसाइकल करने के बाद में उसको हम रीयूज भी प्रमोट करें। एंड कंजर्वेटिव यूज ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाईज भी हमें करना होगा। तो इन सारे स्टेप्स के बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, तो प्रिवेंट करना ही हमें ज्यादा ठीक रहेगा। कैसे हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करें? अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग रैपिडली, द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड एंड अपर स्ट्रेचेज इन द हिली एरियाज। अब देखिए, अभी जो हमने बात की थी ना गंगा की और यमुना की, वो पोल्यूट होना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जहाँ पे आपके पास में इंडस्ट्रियल टाउन्स आ रहे थे, जो सिटीज आपको देखने को मिल रही थी, वहां से उनके अंदर इफ्लुएंस डिस्चार्ज किए जा रहे थे। उससे पहले जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम थी वहां ये चीज नहीं देखने को मिल रही थी, है ना। तो ये चीज हमें नोटिस करने में आती है कि जो बड़ी रिवर्स है ना, जिनके अंदर हमारे पास में अच्छा वाटर कहाँ पे देखने को मिलता है जनरली, एक तो अपर स्ट्रेचेज में देखने को मिलता है। अपर स्ट्रेचेज जहाँ पे पॉपुलेशन वैसे भी कम रहेगी तो लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होंगे वो, है ना। इन प्लेन्स रिवर वाटर इज यूज्ड इंटेंसिवली फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, तो प्लेन्स में क्या होता है, ज्यादातर क्या हम वाटर काम में ले रहे हैं, इरिगेशन में, ड्रिंकिंग में, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस में काम में लेते हैं। द ड्रेन्स कैरिंग एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, डोमेस्टिक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जॉइन द रिवर्स। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे हम सिटीज के पास आते हैं, एक तो जो हमारे पास में एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड इतना यूज करते हैं, तो वो क्या करेगा, वाटर के रिवर्स के अंदर मान लो, है ना, फ्लो करके चला जा रहा है या सॉइल के अंदर बैठ रहा है, ग्राउंड वाटर में बैठ रहा है। उसके साथ में डोमेस्टिक सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो होता है ना, वो भी क्या कर रहा है, वाटर को पोल्यूट ही कर रहा है। और उसके साथ में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस भी क्या करते हैं, रिवर के अंदर ही छोड़ देते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो वो भी एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा कॉज है। देखिए, यहाँ पे मोर और लेस जो पॉइंट्स है ना, हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, वही चीजें आएंगी लेकिन अलग अलग टॉपिक्स के साथ में आ रही हैं, तो थोड़ा सा हमें उसको देख लेना, कैटेगरी वाइज क्या दिया हुआ है। The concentration of pollutants in rivers especially remains very high during summer season when flow of water is low. ठीक है, तो pollutants हमें ज्यादा कब देखने को मिलते हैं, समर सीजन में, क्योंकि वाटर का फ्लो तब लो होता है। The Central Pollution Control Board (CPCB) in collaboration with state pollution control boards has been monitoring water quality for national aquatic resources at 507 locations. The data obtained from these stations show that organic and bacterial contamination continues to be the main source of pollution in these rivers. तो क्या है, ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। ठीक है, सीपीसीबी जो है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसी तरीके से ये सेंट्रल लेवल पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, जो वाटर रिसोर्सेज जितने भी हैं उनके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक काम करने वाली बॉडी है। ठीक है, इसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी, इसी तरीके से क्या स्टेट्स लेवल पे भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, वो भी क्या करते हैं, सीपीसीबी के साथ में इन टेंडम काम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो सीपीसीबी है ना, सीपीसीबी क्या बता रहा है कि इन्होंने 507 पॉइंट्स पे, इन 507 लोकेशंस पे जब स्टडी किया तो उसमें क्या सामने आया, ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है ना,
वो सबसे बड़ा कॉज है वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, यमुना रिवर इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। दिल्ली एंड इटावा के बीच में यहाँ पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है और ये इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है। अदर सीवियरली पोल्यूटेड रिवर्स आर साबरमती एट अहमदाबाद, गोमती एट लखनऊ एंड द काली, द अद्यार, द कोम इन द एंटायर स्ट्रेच। कोम तो पूरी पोल्यूटेड है ना। कोम इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लासिफाइड रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कोम बेसिकली क्या है, तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगी, शॉर्टेस्ट रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। द वागई at the Madurai and the Musi of Hyderabad and the Ganga at कानपुर and वाराणसी। तो देखिए ये क्या है, हमें कुछ रिवर्स बताई हैं। यमुना के बारे में तो हमने बात कर ली, उसके अलावा अहमदाबाद में साबरमती, गोमती, लखनऊ में काली, अद्यार, कोम, है ना। उसके अलावा वागई, मूसी, गंगा, ये सब जो रिवर्स है ना वो सब पॉल्यूट हो रही हैं। वो क्यों पॉल्यूट हो रही है? क्योंकि हमने कॉज ऊपर बात कर ली, ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन यहाँ पे ज्यादा है ना। गंगा के बारे में और यमुना के बारे में तो अभी हमने देखा ही था, है ना। इंडस्ट्रियल टाउन्स या अभी जो भी टाउन्स हैं उनके पास में होने की वजह से वहाँ उनका पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। यमुना के अंदर आप देख सकते हो तो जो बताया हुआ है दिल्ली से लेकर इटावा तक के बीच में सबसे ज्यादा वो पॉल्यूटेड है। ओके, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हैज अकर्ड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन किस वजह से हो रहा है, उसके क्या कॉजेज है? उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मटेरियल्स, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। देन फ्लोराइड उसके अंदर ज्यादा है, नाइट्रेट भी उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से वो ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, द लेजिस्लेटिव प्रोविजन सच एज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। देखो अब इनके लिए क्या कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट भी बनाए हुए हैं, कुछ लॉज बनाए हुए हैं। वो लॉज क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली इनको पोल्यूशन को रोकने का, है ना, काम करना चाहिए था, लेकिन उनका इफेक्टिव क्या है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। ये हमारे पास में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एक तो ये वाला एक्ट है हमारे पास में, दूसरा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये दोनों लेजिस्लेशन या आप कहें एक्ट जो है ना वो क्या काम करने चाहिए, वाटर पोल्यूशन को रोकने में काम आने चाहिए, लेकिन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से हमें यहाँ पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। Yes, the result is that in 1997, 251 polluting industries were located along the rivers and lakes. The Water Cess Act of 1977, meant to reduce pollution, has also made marginal impacts. There is a strong need to generate public awareness about importance of water and impact of water pollution. The public awareness and action can be very effective in reducing the pollutants from agricultural activities, domestic and industrial discharge. तो देखिए बेसिकली क्या है, एक डेटा हमें दिया हुआ है 1997 के अंदर कितना 251 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी, है ना, रिवर्स और लेक्स के पास में। तो 1997 से तो अभी क्या बहुत टाइम हो चुका है, तो इसमें क्या इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी और उनका पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ चुका होगा, तभी तो हम देख रहे हैं कि रिवर्स एंड लेक्स जो है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रहे हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या नीड है हमारे पास में, सबसे बड़ी नीड ये है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होने की रिक्वायरमेंट है ना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि मतलब पब्लिक को भी साथ में लेकर के उनके अंदर अवेयरनेस लाई जाए, सो दैट कि हर एक पर्सन जब अपने लेवल पे अवेयर होगा, है ना, इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे कंजर्वेशन करना है, मुझे यहाँ इफ्लुएंस है उनको डिस्चार्ज होने नहीं देना है ना, अपनी तरफ से कुछ ऐसे एफर्ट्स मुझे करने हैं, तब जाकर के हम जो देख रहे हैं कि वाटर पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में आ पाएगा ना। तो जनरेट पब्लिक अवेयरनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वो सब हमें करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं। ओके, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। Another way through which we can improve freshwater availability is by recycle and reuse. Use of water of lesser quality such as reclaimed wastewater would be an attractive option for industries for cooling and firefighting to reduce their water cost. अब देखिए वाटर को रिसाइकल करने के साथ में रीयूज भी करना जरूरी है। सिर्फ रिसाइकल करके अगर हम छोड़ देंगे ना उसको तो हमारी बात नहीं बनेगी, रीयूज भी करना जरूरी है। अब रीयूज कहाँ पे किया जा सकता है, जैसे इंडस्ट्रीज हैं जिनको कूलिंग का काम करना है ना, या फिर फायर फाइटिंग सिस्टम्स हैं, उनको क्या करना है, फायर को ही बस, है ना, फायर से फाइट करने के लिए या फायर को खत्म करने के लिए वहां पे काम करना है, फायर क्वेंच करनी है, तो उन पॉइंट पे क्या किया जा सकता है, रिसाइकल्ड वाटर को आराम से काम में लिया जा सकता है, वहां फ्रेश वाटर की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। सिमिलरली इन अर्बन एरियाज
वाटर आफ्टर बेदिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग। बेदिंग एंड यूटेंसिल्स क्लीनिंग के बाद में उसको गार्डनिंग में आप काम ले सकते हो। वाटर यूज फॉर वॉशिंग व्हीकल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गार्डनिंग। व्हीकल वॉश करने में लिया वो भी गार्डनिंग में काम आ सकता है। दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो इस वजह से क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर हम इन चीजों में वापस से काम नहीं लेंगे, गार्डनिंग में काम में नहीं लेंगे, तो हमारे पास क्या होने लग जाएगा, वाटर वो बचने लग जाएगा, है ना। Currently, recycling of water is practiced on a limited scale. However, there is enormous scope for replenishing water through recycling. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग के थ्रू अपना जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वाटर को, उनको हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, और जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज हैं उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाएगा। यस, तो ये भी हमें दिया हुआ है, देखिए, है ना। इस तरीके की हेडलाइंस हमारे सामने आती हैं, रिवर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट ऑल्सो ऑफ पीस। तो ये जनरली आपको यहाँ पे मतलब ना, अगर वाटर का अगर देखो क्राइसिस कैसे समझ में आएगा, आप इंडिया के अंदर जो दो बड़े स्टेट्स देखें, तमिलनाडु की और कर्नाटका के बीच में, इन दोनों के बीच में एक हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है, किसको लेके, कावेरी को लेके, कावेरी वाटर को लेके हमेशा एक डिस्प्यूट चलता रहता है ना। जितना वाटर की डिमांड तमिलनाडु कर रहा है उतना कर्नाटका दे नहीं रहा है ना, कर्नाटका से होके जा रही है रिवर, तो कर्नाटका उतना दे नहीं रहा है। वो क्यों नहीं दे रहा है, बोल रहा है भाई अगर हम आपको इतना वाटर दे देंगे तो हमारे फार्मर्स के लिए पानी बचेगा ही नहीं, है ना, फार्मर्स के लिए नहीं बचेगा, डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं बचेगा। और तमिलनाडु को प्रॉब्लम है कि उनके फार्मर्स के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है उनके पास में, कावेरी का वाटर पूरा नहीं मिल पा रहा है जितनी उनकी डिमांड है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। कोर्ट्स के अंदर भी बहुत लंबे टाइम से इसके ऊपर केस चल रहा है, बहुत ट्रिब्यूनल्स ने भी अपने डिसीजन दे दिए, है ना। तो फिर भी इसके अंदर क्या है, कोई कंसिस्टेंस नहीं बन पा रहा है। दोनों की डिमांड जो है अपनी जगह लेजिटिमेट है, लेकिन इसका एक जो सॉल्यूशन है निकालना बहुत ट्रिकी काम है। क्यों ट्रिकी है, क्योंकि वाटर की बात है ना, वाटर हमेशा एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आपको आज नहीं तो कल देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। फिर देखिए ऐसा एक और हेडलाइन, क्लाइमेट चेंज, बाड़मेर ग्रैपल्स विद फ्लड्स। तो अब क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बाड़मेर जैसी जगह जो राजस्थान में ऐसी है जहाँ पे फ्लड का तो कभी आप नाम सोच ही नहीं सकते हो, वहाँ पे ड्रॉट वाली सी कंडीशन रहती है। वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लड देखने को मिल रही है। रिच कंट्रीज पुअर इन सप्लाई ऑफ वाटर, ये हेडलाइन है। बांकड़ा से नर्मदा तक बांध से भी ऊंची है विस्थापन की समस्या। तो जब इनके ऊपर डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं तो फिर लोगों को क्या करना पड़ता है, रिलोकेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो वाटर के लिए, कंजर्वेशन के लिए या वाटर के रिसोर्सेज हमें कंटिन्यूस, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, कुछ ना कुछ हमें एफर्ट लेने पड़ते रहते हैं। तो इसी वजह से क्या है, वाटर एक बहुत बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, जिसके ऊपर चाहे हम देखें कि हमें रिलोकेशन की भी चीज़ देखने को मिल रही है, चाहे हमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी चीज़ों को देखना पड़ रहा है ना, वो भी वाटर से रिलेटेड ही है। कहीं पे ड्रॉट हो रहा है, कहीं पे आपके पास में फ्लड्स आ रही हैं, जहाँ पे कभी फ्लड आया ही नहीं करती थी वहाँ पे फ्लड आ रही हैं। इसी तरीके से आप दो स्टेट्स के बीच में जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के शेयरिंग को लेकर ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये बहुत कॉमन होने वाला है। नेक्स्ट है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो वाटरशेड मैनेजमेंट नाम से ही पता लग रहा है, वाटर के जो रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव हमें मैनेजमेंट करना है। कौन कौन से रिसोर्सेज का हमें मैनेजमेंट करना है, एक तो हमें ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज का और सरफेस वाटर के रिसोर्सेज का। इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक परकोलेशन टैंक्स, चार्ज वेल्स एक्सेट्रा। प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज के अंदर क्या करते हैं, देखो जैसे वाटरफॉल है, वाटरफॉल से जो वाटर आगे फ्लो करके जा रहा है कंटिन्यूसली, है ना, तो उस वाटर का हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। वहां पे आगे हम डैम बना सकते हैं, है ना। डैम बना के मान लो हमने उस वाटर का स्टोरेज कर लिया, या कहीं पे अच्छी हाइट है, कहीं पे वैलीज है, तो वहां पे हमने वाटर का स्टोरेज कर लिया। तो इस तरीके से जो आप क्या कर रहे हो कि वाटर का कंजर्वेशन कर रहे हो, है ना। इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को भी आप इस तरीके से रिचार्ज कर सकते हो। होता है ना, जैसे आजकल तो जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग ऐसे अपने रूल्स बना दिए हैं कि अगर आपका जो हाउस है वो इतने इतने फिक्स एरिया के अंदर बना हुआ है, तो आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी आप ताकि वहाँ पे कर सको, है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपको करनी होती हैं। तो इस वजह से क्या, ये जो पूरा आप काम कर रहे हो ना, सरफेस वाटर को और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का, सरफेस वाटर को रिचार्ज करने का, इनको प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का, इसी का नाम वाटरशेड मैनेजमेंट है। तो बेसिकली वाटरशेड मैनेजमेंट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, है ना।
एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे? अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू करेंगे। चाहे हम रन ऑफ और स्टोरेज वाटर का वैसे कर लें, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसे आजकल परकोलेशन टैंक्स भी बनाए जाते हैं, रिचार्ज वेल्स भी बनाए जाते हैं। अब रिचार्ज वेल्स की क्या होती है, अलग अलग मेथड्स होते हैं हर एक एरिया के अंदर, चाहे आप वो उड़ीसा में देखें, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देखें, चाहे आप राजस्थान में देखें, हर जगह पर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए एंशिएंट कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज की जाती थी, जिनके अंदर वाटर को स्टोरेज करते थे, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता था और वाटर का स्टोरेज भी उनके पास में रहता था। तो उन मेथड्स पे भी हमें फोकस करने की नीड है। उन सबको अगर आप यूटिलाइज करते हो तो आप क्या कर रहे हो, वाटरशेड मैनेजमेंट। However, in broad sense, watershed management includes conservation, regeneration, and judicious use of all resources, natural like land, water, plants, and animals, and human within watershed. Okay, तो watershed management क्या क्या कर रहा है? एक तो conservation को लेता है, एक regeneration को लेता है, और एक judicious use of all resources होती है। ठीक है, कंजर्व करेंगे, उसके साथ में रीजनरेट करेंगे, मतलब वापस रिचार्ज करने का, और जुडिशियस यूज करने का। ठीक है ना, कंजर्व करने का मतलब क्या हुआ, आप उसका कहीं पे वेस्ट नहीं करोगे, है ना। उसके साथ में रीजनरेशन, आप उसको वापस रिचार्ज के ऊपर भी फोकस करोगे, चाहे सरफेस वाटर चाहे ग्राउंड वाटर। जुडिशियस यूज है ना, तो जुडिशियस यूज का मतलब जितनी आपको नीड है, आप देखोगे कि क्या यहाँ पे रिसाइकल्ड वाटर को रीयूज किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो उसको हम यूटिलाइज करें, है ना। कहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के कितनी यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम उसको यूज करें, है ना। तो उस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये सब चीजें किसमें आ जाती है, वाटरशेड मैनेजमेंट में ही आ जाती है। Watershed management aims at bringing about balance between natural resources on the one hand and society on the other। ठीक है, क्या कह रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का भी आप ध्यान रखो और सोसाइटी के रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखो कि कितना आपके पास में नेचुरल रिसोर्सेज है, कितना सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, उन दोनों के अंदर आप बैलेंस बना के चलते हो। द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और ये सब चीजें कब पॉसिबल हो सकती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इनफैक्ट कोई भी बड़ा ऐसा जब काम होता है ना, वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो कैसे कर सकते हैं अपन, वो तभी अपन कर सकते हैं जब आप क्या करें, लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर के आए, वो लोग इस बारे में अवेयर रहें कि हमें कितना वाटर के कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हम उसका रीजनरेशन या रिचार्ज के ऊपर फोकस करें, एंड देन जुडिशियस यूज भी हम करें। इन तीनों चीजों के ऊपर जब क्या होता है, कम्युनिटी लेवल पे हर एक पर्सन अवेयर होता है और वो उसके ऊपर काम करता है, तब जाके ये चीजें सक्सेसफुल होती हैं। यस, the central and state governments have initiated many watershed development and management programs in the country. Some of these are being implemented by non-governmental organizations. Haryali is a watershed development project sponsored by the central government, which aims at enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation. देखो, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बारे में अपना अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इस बारे में काम करते हैं। जैसे हरियाली क्या है, एक वाटरशेड डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है, किसने स्पॉन्सर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया, उसमें क्या काम किया जा रहा है, रूरल पॉपुलेशन को अवेयर किया जा रहा है कि भाई आप वाटर को कंजर्व करें, ड्रिंकिंग वाटर को कंजर्व करें, ताकि आपके इरिगेशन में, ड्रिंकिंग में, फिशरीज में और अफॉरेस्टेशन में काम आ सके, है ना। तो हरियाली करके एक स्कीम चलाई गई है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ग्राम पंचायत विद पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो अब क्या करना है, इसको सक्सेसफुल कब बना सकते हैं, जब हर एक आदमी इसमें जुड़ा हुआ हो। वो कौन कर सकता है, ग्राम पंचायत। तो वो गांवों के लेवल पे उन रूरल एरियाज में सबसे प्राइमरी बॉडी होती है ग्राम पंचायत, है ना। तो उसके अंदर सारे जो लोग होते हैं ना, उस ग्राम पंचायत के अंदर मिल करके बैठते हैं, बात करते हैं और फिर एक डिसीजन पे कंसेंसस वो बनाते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो तभी जाकर के सारे प्रोग्राम सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे नीरू मेरू वाटर एंड यू प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश एंड अरवारी पानी संसद इन अलवर राजस्थान हैव taken up the constructions of various water harvesting structure such as percolation tanks, dugout ponds जिसको जोहड़ भी कहते हैं, चेक डैम्स थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो जैसे नीरू मेरू चलाए गए आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना, और अरवारी पानी संसद चलाई गई कहाँ पे, अलवर में। तो इनमें क्या किया जा रहा है, वाटर कंजर्वेशन के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे जोहड़ बनाए जाते हैं, तो डग आउट पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड बना दिया ऐसा, है ना, कच्चा सा। एक मेथड होता है पॉन्ड बनाने का, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर अगर आप बात करें तो उसका नाम जोहड़ है। तो वो यहाँ पे किया जाता है, चेक डैम्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, सो दैट कि आप वाटर की डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर साइड में ले जा सके, वहां पे आप उसका वाटर का कंजर्वेशन करें, है ना, वो किया जाता है।
थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, सब इसके अंदर कम्युनिटी लेवल पे होता है, सब मिलकर के लोग काम करते हैं। यस, तमिलनाडु हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हाउसेज कंपल्सरी। हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर होना जरूरी है। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। हर घर में या हर एक बिल्डिंग के अंदर ये क्लॉज वहां पे रखा गया है कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम करना जरूरी होगा, वहां पे आपको ऐसा बनाना ही बनाना पड़ेगा। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स in some areas have been successful in rejuvenating environment and economy. However, there are only a few success stories. In majority of cases, the program is still under the nascent stage. There is need to generate awareness regarding benefits of watershed development and management among people in the country, and through this integrated water resource management approach, water availability can be ensured on sustainable basis. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनकी सक्सेस जल्दी से नहीं देखने को मिलती है, थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगता है, लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से इसकी सक्सेस को हम इंश्योर कर सकते हैं। ओके, फिर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या है, प्रोग्राम्स अभी नेसेंट स्टेज में ही है, मतलब इनिशियल स्टेजेस में ही है, बहुत छोटे लेवल पे ही अभी उनको स्टार्ट ही किया गया है ना, उनके ऊपर थोड़ा काम करना जरूरी है। साथ में जनरेट अवेयरनेस रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, लोगों को ये कम्युनिटी के अंदर, लोगों में या कम्युनिटी में ये बात को पहुंचाना जरूरी है कि वाटरशेड मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, तभी जाके लोग इसके अंदर काम करेंगे और जरा जुड़ेंगे ना। तो वाटरशेड मैनेजमेंट और ये जो चीजें हैं वो कब सक्सेसफुल हो सकती हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हो सकती हैं, और कम्युनिटी के अंदर विदाउट अवेयरनेस लाए बिना नहीं हो सकती। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें सारी समझ आई होगी वाटर रिसोर्सेज के बारे में जो अभी तक हम बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।